Hello everyone, I am Dr. Vivek Bhatia. Welcome back to my channel vivekbhatia.orthopedics. Today we will discuss backache and sciatica in elderly patients. Backache और sciatica के causes old patients में और young patients में different होते हैं. आज हम focus करेंगे backache and sciatica in old patients. Coming to symptoms, two types of symptoms. First the backache and second the sciatica. पहले हम बैक पेन के बारे में देखेंगे. बैक पेन ज्यादा करके आ सकती है इंक्रीज ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड. इट कैन ऑल्सो कम ऑन चेंजिंग पोस्चर फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन. इट मे बी प्रेजेंट एट रेस्ट. नाइट में बैक पेन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है. इट कुड बी कंटिन्यूअस और इंटरमीडिएट इन नेचर. और कुछ चीजें और एसोसिएटेड हो सकती हैं बैक पेन के साथ. वो क्या है? फीवर है और अगर वेट लॉस है. Next symptom, sciatica. What is sciatica? Sciatica is the radiation of pain from back to leg. ये कैसे आ सकता है? ये आ सकता है on walking. ये खड़े होने से भी आ सकता है. It may be present at rest also. It may be associated with other symptoms like numbness and tingling, जिसको हम पैरों में झुंझुनाहट कहते हैं. There may be a weakness of the muscles and bowel and bladder involvement may also be there. यूरिन के सिम्टम्स हो सकते हैं. यूरिन रिटेंशन हो सकती है या इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन, ये चीजें भी आ सकती हैं. कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. Now coming to the causes of back pain and sciatica in old patients, what causes these back pain and sciatica? सबसे पहले जो होती है first and foremost, it is age related wear and tear. एज रिलेटेड वियर एंड टीयर क्या है? जो एजिंग के साथ स्पाइन में चेंजेस आते हैं उनके कारण ये बैक पेन और शियाटिका जो है वो प्रोड्यूस होती है. चेंजेस कौन से हैं जो एजिंग के साथ आते हैं? जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो होती है वो है डिस्क. डिस्क की बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है. जैसे जैसे हम एज करते हैं तो डिस्क में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और डिस्क की हाइट जो है वो कम हो जाती है. जब डिस्क की हाइट कम हो जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट वाली पोर्शन जो डिस्क है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर देती है. जब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर फ्रंट से आता है तो पीछे वाला जो टिश्यू है जिसको हम लिगामेंटम फ्लेवम और फेसेट्स कहते हैं, दैट गेट्स हाइपोट्रोफिड और वो भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर देता है. सो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस है वो कम हो जाता है. इट हैज फ्रंट कंप्रेशन फ्रॉम द डिस्क एंड बैक कंप्रेशन फ्रॉम द लिगामेंटम फ्लेवम. तो उससे जो स्पेस है वो कम हो जाती है, विच इज कॉल्ड लंबर कनाल स्टीनोसिस. जब नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को स्पेस अंदर ज्यादा नहीं मिलता तो उनमें स्वेलिंग आती है विच प्रोड्यूसेस बैक पेन एंड शियाटिका. सेकेंड चीज जो एज रिलेटेड वियर एंड टीयर के साथ होता है, जैसे जैसे डिस्क की हाइट कम होती है तो जो पीछे वाले जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइन के वो डेफिशिएंट हो जाते हैं. वो एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर रोक के नहीं रख सकते एंड वन वर्टिब्रा स्लिप्स ओवर दी अनदर वर्टिब्रा विच इज कॉल्ड डीजेनरेटिव लिस्थीसिस. वो भी एजिंग के साथ ही मिलता है कि एक मन का एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप कर जाता है. और कौन से कॉजेज हैं एज रिलेटेड वियर एंड टीयर के अलावा जो बैक एक एंड शियाटिका प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसमें से सबसे प्रोमिनेंट कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस वर्टिब्रल फ्रैक्चर, जिसको हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण फ्रैक्चर होना भी कहते हैं. ओल्ड एज में क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती ओल्ड पेशेंट्स की, सो दे आर प्रोन फॉर सम इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस. वो स्पाइन में जाके भी वहां पे भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है एंड दैट गिव राइज टू बैक एक. कुछ मैलिग्नेंसी का मतलब है कैंसर. ओल्ड पेशेंट जो है वो प्रोन होते हैं फॉर सम स्पेशल कैंसर्स, लाइक इन मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन है. अगर ये कैंसर स्प्रेड होते हैं लास्ट एज में तो दे स्प्रेड टू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट कॉजेज बैक पेन. ये जो 5 कारण बैक पेन एंड sciatica के हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करे हैं, हम एक एक कारण को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, लंबर कनाल स्टेनोसिस. लंबर कनाल स्टेनोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया, नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कनाल है कि स्पाइनल कनाल जो में स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है फ्रंट एंड बैक एंड दैट कॉजेज बैक पेन एंड sciatica.
इसके साथ और क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है, खड़ा होने के साथ साथ ही लेग में पेन जानी शुरू हो जाती है। पेन कैन ऑल्सो कम ऑन वॉकिंग। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको ऐसे लगता है कि टांगों में हैवीनेस हो गई है, आप बैठने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपसे एक टाइम के बाद चलना मुश्किल हो जाता है। पैरों में आपके कमजोरी भी आ सकती है, वीकनेस भी आ सकती है और यूरिन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यूरिन की स्ट्रीम जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है एंड यू कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जो एज रिलेटेड वियर एंड टीयर से होता है दैट इज कॉल्ड डीजनरेटिव लिस्थीसिस। इसको हम वर्टिब्रल स्लिप भी कहते हैं। एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप कर जाता है जिसके कारण पीछे से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन आता है एंड दैट प्रोड्यूसेस बैक पेन एंड शियाटिका। इस प्रॉब्लम में भी थोड़ी दूर चलने के बाद पैरों में नंबनेस और हैवीनेस जो है वो आने लगती है। एज रिलेटेड कॉजेज के बाद जो अदर कॉजेज है उसमें सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस वर्टिब्रल फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोन्स में कैल्शियम की कमी कहते हैं जिसके कारण वर्टिब्रा जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो जब वर्टिब्रा कमजोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस, जैसे कि थोड़ा सा आगे झुकने से जो स्ट्रेस है उसके कारण भी वर्टिब्रा जो है वो कोलैप्स हो जाता है या वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो जाता है एंड फ्रैक्चर वर्टिब्रा इट कॉजेज सडन ऑनसेट ऑफ बैक पेन। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन है दैट इज आल्सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन ऑफ बैक पेन। इन्फेक्शंस में बैक पेन के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, पेन जो है वो कंटिन्यूस हो सकती है और पेन नाइट के समय पे भी ज्यादा हो सकती है। Some cancers also in last stage spread to vertebral column. They can also cause back pain. इनमें बैक पेन जो है वो कंटिन्यूस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है बैक पेन के साथ और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म होना ये भी एसोसिएटेड हो सकता है। कमिंग टू द डायग्नोज, हम कैसे डायग्नोज करते हैं बैक पेन को और इसके वेरियस रीजंस को। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि बैक पेन का करेक्टर कैसा है, कंटिन्यूस है, इंटरमिटेंट है, नाइट में है, एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है। फिर हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में कुछ हमें साइंस ये बताते हैं कि बैक पेन जो है वो एज रिलेटेड है, वो कैंसर्स के कारण है, वो इन्फेक्शन के कारण है या वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण है। फिर हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें रूटीन एंड कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। एक्सरेज जो है लंबोसेक्रल स्पाइन के और होल स्पाइन के वो भी हम वर्कआउट करते हैं। एमआरआई ये बताता है कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन तो नहीं है, नर्व्स के ऊपर कोई कंप्रेशन तो नहीं है और कॉज ऑफ बैक एक बताने में भी काफी हेल्पफुल होता है कि बैक एक जो है वो इन्फेक्शन के कारण है या कैंसर के कारण है या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण है। डेक्सा स्कैन हमें एक ग्रेड बताता है ऑस्टियोपोरोसिस का कि कौन सा ग्रेड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑस्टियोपोरोसिस कितना सीवियर है। बोन स्कैन के जरिए हम ये बता सकते हैं कि बोन्स या वर्टिब्रा के अंदर कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो गया, ये बोन स्कैन के जरिए हमें पता चल सकता है। बैक पेन और शियाटिका की ट्रीटमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज मेडिकल पार्ट एंड सेकेंड इज सर्जिकल पार्ट। सबसे पहले हम लंबर कनाल स्टिनोसिस की ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रंट से और बैक से स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स जो होती है, नर्व्स होती हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन आता है जिसके कारण नर्व्स में स्वेलिंग आती है। तो हम सबसे पहले मेडिसिन शुरू करते हैं जो नर्व्स की स्वेलिंग को कम करने में मदद करती हैं। कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे नर्व्स का कंप्रेशन कम होता है। जिन केसेस में मेडिसिन और एक्सरसाइज से फर्क नहीं पड़ता उसमें हम एपिड्यूरल इंजेक्शन एडवाइज करते हैं। ये इंजेक्शन जो नर्व्स की स्वेलिंग आई हुई है कंप्रेशन के कारण उसको कम करने में हेल्प करते हैं। और सीवियर केसेस जिनमें एपिड्यूरल इंजेक्शन से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, मेडिसिन से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, उनमें हम सर्जरी एडवाइज करते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की डीकम्प्रेशन सर्जरीज होती हैं। इसमें जो प्रेशर आ रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लिगामेंटम फ्लेवम का और फेसर ज्वाइंट का और डिस्क का, उसको हम डीकम्प्रेस करते हैं by endoscopic methods and also by open methods.
कमिंग टू डिजेनरेटिव लिस्थेसिस, जिसको हम वर्टिब्रल स्लिप भी कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? जब वर्टिब्रा स्लिप करता है तो भी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, जिसके कारण उनमें स्वेलिंग भी आती है। इस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, प्रेशर को कम करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं, और कुछ केसेस में हम बेल्ट भी एडवाइस करते हैं जो स्लिप की फर्दर प्रोग्रेशन को कम करने में हेल्प करती है। वो केसेस जिनमें स्लिप प्रोग्रेस करता जाता है और सिम्टम्स भी मेडिसिन और एक्सरसाइज से रिलीव नहीं होते, उनमें हम कुछ सर्जरीज एडवाइस करते हैं जिनको हम फ्यूजन सर्जरीज कहते हैं। इसमें दोनों वर्टिब्रा के बीच में पूरी की पूरी डिस्क निकाल दी जाती है, उसकी जगह पे एक मेटालिक केज विद बोन ग्राफ्ट इंसर्ट किया जाता है और दोनों वर्टिब्रास को आपस में फ्यूज कर दिया जाता है बाई पुटिंग स्क्रूज इन दी वर्टिब्रा। इस मेथड से जो आपकी बैक पेन है और आपका शियाटिका है वो टोटली पूरी तरह से रिलीव हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस वर्टिब्रल फ्रैक्चर या कैल्शियम की कमी के कारण जो मन के दब जाते हैं, जो वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट में जो मेन रोल है वो मेडिसिन का होता है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी है। फ्रैक्चर्स जब तक हील नहीं होते तब तक उनको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ बेल्ट्स और ब्रेसेस यूज करते हैं। एंटी ऑस्टियोपोरोटिक इंजेक्शन हैं जो 6 मंथली या ईयरली यूज होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, ओल्ड पेशेंट्स को, कि आपको गिरने से कैसे बचना है, जिसके कारण आपके ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम 6 to 8 वीक्स मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखते हैं, पर उनमें पेन काफी सीवियर होती है, पेन में रिलीफ नहीं मिलता। उनमें हम एक प्रोसीजर करते हैं विच इज कॉल्ड वर्टिब्रोप्लास्टी। इसमें हम एक नीडल के जरिए जो फ्रैक्चर वर्टिब्रा है उसमें बोन सीमेंट इंसर्ट करते हैं। इस प्रोसीजर में जो आपकी पेन है वो इमीडिएटली रिलीव हो जाती है। बैक पेन जो इन्फेक्शंस के कारण आती है उसको हम सबसे पहले मेडिकली ट्रीट करते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम एमआरआई के जरिए या नीडल बायोप्सी के जरिए करते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम पेशेंट्स को मेडिसिन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्फेक्शन जो है मोस्टली इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन होता है। इसके लिए एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन होती हैं जिनको हम 1 साल से 1.5 साल तक पेशेंट्स को देते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको मेडिसिन से रिलीव नहीं मिलता, हम यूजुअली ट्रायल लेते हैं 6 to 8 वीक्स का। जिन पेशेंट्स में 6 to 8 वीक्स के बाद भी मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं आता, उसमें हम सर्जिकली प्रोसीजर करते हैं जिसको हम डिब्राइडमेंट, डिकम्प्रेशन एंड फ्यूजन सर्जरीज कहते हैं। जो बैक पेन कैंसर के कारण होती है उनके लिए प्राइमरी कैंसर की सर्च की जाती है बाय सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी एंड एमआरआई। उसमें कुछ केसेस जिनमें कैंसर के कारण स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आता है जिसके कारण बैक पेन आती है। कुछ केसेस में हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं जिसको हम डीकम्प्रेशन सर्जरीज कहते हैं। कुछ कैंसर्स कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए ये दोनों मोडेलिटीज यूज की जाती हैं। अब मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बताना चाहूंगा। रेड फ्लैग्स यानी कि ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर वो बैक पेन के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये साइंस एंड सिम्टम्स ये बताते हैं कि जो हमारी बैक पेन है ये एज रिलेटेड डीजनरेशन ना होके एक अंडरलाइंग स्वीयर पैथोलॉजी के कारण हो सकती है, जैसे कि कैंसर्स, मेटास्टेसिस एंड इन्फेक्शंस। इनको हमें जल्दी साइंस को पकड़ना चाहिए और इन चीजों को डायग्नोज करके जल्दी इनको ट्रीट करना चाहिए। ये कौन से साइंस है? ये है कंटिन्यूस बैक पेन। अगर आपकी बैक पेन एट रेस्ट भी प्रेजेंट है, अगर आपकी बैक पेन नाइट में भी प्रेजेंट है और नाइट में ये पेन अगर इंक्रीज हो जाती है, बैक पेन जो कि वीकनेस ऑफ लेग्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, अगर बैक पेन के साथ आपको इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर या फीवर आता है, बैक पेन के साथ अगर वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनको जल्दी पकड़ के हमें ये बैक पेन की प्रॉब्लम को डायग्नोज करके इसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद मैं आपको फाइनल स्लाइड में प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड फ्लैग्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेड फ्लैग्स है उसको आप जल्दी आइडेंटिफाई करें,
उसके साथ जो एसोसिएटेड बैक पेन है उसको जल्दी डायग्नोज करें और उसकी जल्दी ट्रीटमेंट करें। सेकंड जो है, अगर आपको ये रेड फ्लैग्स लगते हैं तो आपको टाइमली कंसल्ट करना चाहिए विद द कंसर्न स्पेशलिस्ट। उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस को हमें जल्दी डायग्नोज करना चाहिए बाय डूइंग डेक्सा स्कैन, और उसकी ट्रीटमेंट हम मेडिकेशन से, कैल्शियम से, विटामिन डी से और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक इंजेक्शन से कर सकते हैं, जिसके हम काफ़ी हद तक वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉमन कैंसर जैसे कि प्रोस्टेट जो मेल्स में कॉमन है और ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में कॉमन है, उनको भी हमें जल्दी डायग्नोज करना चाहिए। कुछ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम इन कैंसर्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मसल स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का बड़ा मेजर रोल है जो स्पाइन में डीजनरेटिव प्रोसेस है जो एज के कारण आ रही है, जैसे कि लंबर कनाल स्टेनोसिस और वर्टिब्रल स्लिप। इनको हम प्रॉपर मसल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके हम लो बैक पेन और शियाटिका की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। Please like, share, comment on all the videos and subscribe my channel. You can also contact me on my orthopedic helpline and WhatsApp number given here. I hope you like this video and thank you everyone for watching.